हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल वी प्लस एजुकेशन। आज की हमारी जो क्लास है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगी और आप लोगों के लिए काफ़ी लाभदायक रहने वाली है, क्योंकि आज की जो क्लास है उसके अंदर हम करेंगे सीडीपी से संबंधित कुछ इम्पोर्टेंट पीवाईक्यू। इससे पहले भी हमने 2 वीडियो बनाई है जिसके अंदर हमने लेवल 2 और लेवल 3 से संबंधित पीवाईक्यू हैं वो कराए हैं। आज की जो क्लास है इसके अंदर हम लेवल 1 यानी कि पीआरटी है उससे संबंधित प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करेंगे। ये जो हमारा पेपर है वो 2023 के अंदर आया था पीआरटी का। इसकी सीडीपी है उसको हम शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न हमारा दिया गया है यहाँ पर कि श्रवण बाधित विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम हेतु कौन सा प्रशिक्षण आवश्यक नहीं है। यानी कि जो हियरिंग इम्पेयर्ड बच्चे होते हैं जिनको सुनाई नहीं देता, उनकी शिक्षण उनको पढ़ाने के लिए उनको कौन सी ट्रेनिंग देना आवश्यक नहीं है। सबसे पहले है ओष्ठ पठन। ओष्ठ यानी कि जो लिप रीडिंग होती है, तो जिन बच्चों को सुनाई नहीं देता उनके लिए लिप रीडिंग है वो इम्पोर्टेंट होती है। इसके बाद दूसरा है संकेत भाषा यानी कि साइन लैंग्वेज। सुनाई नहीं देता तो उनके लिए जो साइन लैंग्वेज है वो देखकर ही सीखेंगे, तो साइन लैंग्वेज भी उनके लिए इम्पोर्टेंट है। ब्रेली है वो इनके लिए नहीं होती, वो विजुअल इम्पेयर्ड जो बच्चे होते हैं उनके लिए है। मोटोर है, मोटोर भी इनके लिए नहीं होती। तो इसका जो सही आंसर हमारा बनेगा, इसमें नोट पूछा गया है तो आंसर बनेगा सी और डी। जब भी आप क्वेश्चन पढ़ें तो उसके अंदर नोट लिखा है या नहीं ये जरूर देख लेना, क्योंकि नोट आते ही जो हमारा आंसर है वो बदल जाता है। ठीक है, सपोज करो इसके अंदर नोट नहीं दिया होता तो हमारा जो आंसर बन जाता ए एंड बी। तो कई बच्चे क्या नोट नहीं पूछते हैं और आंसर क्या कर देते हैं, ए कर देते हैं। ठीक है, तो आपको सबसे पहले प्रश्न है उसको ध्यान से पढ़ना है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। जब एक बच्चे का नैतिक विकास एक अच्छा लड़का या एक अच्छी लड़की यानी कि गुड बॉय और गुड गर्ल घोषित होने की इच्छा पर आधारित होता है, तो इस नैतिकता का संबंध किससे है। यानी कि एक लड़का या लड़की है वो क्या है कि मुझे एक अपनी इमेज अच्छी बनानी है, तो ये जो हमारा नैतिकता का संबंध है कौन से किसके ऊपर आधारित है। ये जो हमारा प्रश्न दिया गया है ना वो लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी है ना, जो मोरल डेवलपमेंट उससे पूछा गया है। उसके अंदर क्या है, हमारे 3 लेवल होते हैं और 6 स्टेज होती हैं। एक लेवल के अंदर 2 स्टेज। जो लेवल होते हैं वो होते हैं हमारे प्री कन्वेंशनल लेवल, कन्वेंशनल लेवल और पोस्ट कन्वेंशनल लेवल। इनकी सबकी 2-2 स्टेजेस होती हैं। ठीक है, इस तरह से टोटल 3 लेवल और 6 स्टेज होती हैं। तो हमारा जो ये क्वेश्चन पूछा गया है ये इसी से पूछा गया है कि जब एक लड़का या लड़की खुद को अच्छा बनाने की नैतिकता पर आधारित है तो कौन सा इसके अंदर हमारा ऑप्शन सही रहेगा। व्यक्तिवाद एवं विनियम, आज्ञाकारिता एवं दंड, सामाजिक अनुबंध या अच्छे अंतर्व्यक्तिक संबंध। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अर्जित प्रेरकों की सही व्याख्या नहीं करता। अर्जित यानी कि जो है क्या है, हमारे एक्वायर्ड मोटिव्स होते हैं जो हमने एक्वायर कर रखे हैं उनके बारे में नहीं है, सही नहीं है। वे जन्मजात नहीं होते, सही बात है, जो हम चीज़ एक्वायर करते हैं वो जन्मजात तो होगी नहीं। वे सार्विक होते हैं यानी कि यूनिवर्सल होते हैं, ये हमारा गलत स्टेटमेंट है। क्योंकि कोई बच्चा है उसको जो बिहेवियर है उसको एक्वायर कर लेगा, कोई नहीं करेगा, ये तो कोई यूनिवर्सल है ही नहीं स्टेटमेंट। इसके बाद वे जीवित रहने के लिए आवश्यक नहीं होते, ये भी ठीक है। वे अधिगम को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो इसमें नहीं पूछा गया है तो इसका जो सही उत्तर बनेगा हमारा ऑप्शन नंबर 2। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि मानसिक आयु है उसका प्रत्यय किसने दिया था। यानी कि जो मेंटल एज है, मेंटल एज का जो प्रत्यय है यानी कि जो कंसेप्ट है हमारा वो किसने दिया था। इसका जो सही आंसर है वो है बिने ने दिया था हमारा। ये हमारा जो इंटेलिजेंस है ना उससे भी बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले ये चीज़ किसने बताई थी कि जो इंटेलिजेंस है ना उसको हम मेजर कर सकते हैं। ये चीज़ कहा था कि गिलफर्ड ने क्या कहा था कि जो इंटेलिजेंस है उसको हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन जब मेंटल एज की बात आती है कि जो इंटेलिजेंस है उसको मेजर करने के लिए मेंटल एज का जो कंसेप्ट दिया था ना वो दिया था एल्फ्रेड बिने ने। पूरा जो नाम है इनका वो है एल्फ्रेड बिने। इसके बाद आता है हमारा आईक्यू कि जो आईक्यू का कंसेप्ट है वो किसने दिया था, वो दिया था हमारा विलियम स्टर्न ने। कि जो हमारा आईक्यू है, आईक्यू का हमारा फॉर्मूला बनेगा क्या होगा, मेंटल एज अपॉन में क्रोनोलॉजिकल एज इंटू में 100। ये जो फॉर्मूला बनता है वो दिया था स्टर्न ने। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न। शिक्षक का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य सृजनशील बच्चों की क्षमता को अवरुद्ध करता है। सृजनशील यानी कि जो क्रिएटिव बच्चे होते हैं, कौन सा जो टीचर का एक्ट है
वो सृजनशील बच्चे हैं उनके कार्य है उसको रोक देगा, यानी कि जो उसका पोटेंशियल है उसको ब्लॉक कर देता है। ऑप्शन दिए गए हैं अपसारी चिंतन के लिए प्रोत्साहन करना, यानी कि इनकोरेजमेंट फॉर डाइवर्जेंट थिंकिंग, ये तो ब्लॉक नहीं कर रहेगा। इसके बाद है कि इंसिस्टेंस ऑन कन्फर्मिटी टू द आइडियाज ऑफ अदर, यानी कि दूसरे के विचारों की अनुरूपता के लिए जोर, विचारों की अभिव्यक्ति और स्वतंत्रता, नव प्रवर्तन के लिए प्रेरणा, ये ठीक है। इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, क्योंकि यहाँ पर क्या पूछा गया, अवरुद्ध करेगा, यानी कि दूसरे के विचारों के अनुरूप चलने के लिए कहेगा, यानी कि किसी को फॉलो करने के लिए कहेगा, तो जो क्रिएटिव बच्चे हैं उनकी पोटेंशियल है उसको हम रोक देते हैं। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा बुद्धि परीक्षण एक अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है, यानी कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट है। ऑप्शन दिए हैं हमारे आर्मी अल्फा टेस्ट, रामेस प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स टेस्ट, बीने सिम्पसन टेस्ट या जुलोटा जर्नल मेंटल एबिलिटी टेस्ट। तो इसमें कौन सा पूछा गया, हमसे नॉन वर्बल पूछा गया है। इसका जो सही आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि द इवेल्युएशन डन फॉर द पर्पज ऑफ इम्प्रूवमेंट थ्रू फीडबैक ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम इज कॉल्ड, कि हम वो इवेल्युएशन प्रोसेस कौन सी होती है जो हम बच्चे की इम्प्रूवमेंट के लिए करते हैं, पूरी की पूरी प्रोसेस है उसके अकॉर्डिंग जो हमारी क्या है कंटिन्यूसली चलती है, तो इसको हम बोलते हैं फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। समेटिव इवेल्युएशन है वो कौन सा होता है, जब हमारा जो पहले जो कंप्लीट कोर्स है वो कंप्लीट करवा देते हैं हम, और इसके बाद में बच्चे का जो इवेल्युएशन किया जाता है वो होता है समेटिव इवेल्युएशन, जो कि लास्ट में होता है। ठीक है। डायग्नोस्टिक इवेल्युएशन क्या होता है, जब बच्चे को कोई भी प्रॉब्लम है उसको सोल्व करने में या कोई भी कंसेप्ट है उसको समझने में परेशानी आ रही है, यानी कि जो बच्चे को अचीव करना है वो बच्चा अचीव नहीं कर पा रहा है, तो हम बच्चे का डायग्नोस करते हैं कि बच्चे ने कहाँ पे समझने में दिक्कत कर रखी है। सपोज की करें जैसे कि बच्चे है उसको हम पाइथागोरस थ्योरम है वो समझा रहे हैं, ठीक है, तो बच्चा लेकिन बार बार पाइथागोरस है उसका जो आंसर है उसको गलत कर रहा है, तो हमें क्या देखना है कि बच्चे को स्क्वायर करने में दिक्कत आ रही है या बच्चे को प्लस करने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो क्या है बच्चे का पहले डायग्नोस करेंगे कि बच्चे को दिक्कत कहाँ आ रही है। इसके बाद क्या आती है हमारी सिस्टमेटिक, और इसके बाद है हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। फॉर्मेटिव इवेल्युएशन क्या होता है, जो कि हम एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद बच्चे का इवेल्युएशन करते हैं, ताकि हमें बच्चे की जो कंटिन्यूस प्रोग्रेस है या इम्प्रूवमेंट है उसके लिए हम जो करते हैं बच्चे की फॉर्मेटिव या फीडबैक लेने के लिए जो करते हैं वो होता है हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। ये हम वीकली भी ले सकते हैं, 15 डेज में भी ले सकते हैं, हम एक मंथ के अंदर भी कर सकते हैं। इससे क्या है कि बच्चे की जो कंटिन्यूस प्रोग्रेस है उससे संबंधित होता है हमारा फॉर्मेटिव इवेल्युएशन। क्योंकि हमारा पर्सन है ना वो डिफरेंट टाइप से पूछा जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो इवेल्युएशन हम किसी बच्चे की फीडबैक लेने के लिए कौन से करते हैं तो भी फॉर्मेटिव, बच्चे की प्रोग्रेस चेक करने के लिए तो भी फॉर्मेटिव आएगा। ठीक है, फीडबैक लेने के लिए पूछा जाए तो भी फॉर्मेटिव आएगा। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि व्हाट टाइप ऑफ लर्निंग इज द बेसिस ऑफ पेवलोव लर्निंग थ्योरी, कि पेवलोव के अधिगम सिद्धांत का आधार किस प्रकार का सीखना है। तो जो पेवलोव की थ्योरी है वो है कंडीशनड, क्योंकि इसका जो थ्योरी है उसका नाम भी क्या है, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न विच नेम ऑफ लेटर चाइल्डहुड डज नॉट रेफर टू द इन्फ्लुएंस ऑफ ए पीयर इन द प्रोसेस ऑफ सोशलाइजेशन, यानी कि जो सामाजिकरण की प्रक्रिया है ये साथियों का प्रभाव उत्तर बाल्यावस्था यानी कि जो लेटर चाइल्डहुड होती है कि किस नाम को संदर्भित नहीं करता। ऑप्शन दिए गए हैं हमारे पास गैंग एज, एज ऑफ कन्फर्मिटी, प्ले एज या ट्रांजिशनल एज। तो इसका जो सही हमारा उत्तर बनेगा वो है हमारा ऑप्शन नंबर 4 यानी कि ट्रांजिशनल एज। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स नेगेटिवली इफेक्ट द लर्निंग, की कौन सा ऐसा फैक्टर है जो लर्निंग है उसको नकारात्मक, उसके ऊपर नकारात्मक प्रभाव डालेगा। ऑप्शन है प्रैक्टिस, विल पावर, मोटिवेशन, ये तीनों के तीनों पॉजिटिव है, लेकिन फैटिग यानी कि जो थकान है वो लर्निंग है उसको कम करती है यानी कि नेगेटिव फैक्टर डालती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इज नॉट इंक्लूडेड इन द हेरिडिटरी फैक्टर्स अफेक्टिंग इंडिविजुअल डिफरेंस। तो फिजिकल स्ट्रक्चर, इंटेलिजेंस, एप्टीट्यूड या एटीट्यूड, यानी कि जो हेरिडिटी है अनुवांशिकता है, इसमें से नोट पूछा गया है हमारा। ठीक है, तो हमारा जो आंसर बनेगा वो बनेगा
एटीट्यूड, क्योंकि एटीट्यूड क्या है, वो हमारा इन्वायरमेंट है उसके ऊपर डिपेंड करता है, ना कि हेरिडिटी के ऊपर। एटीट्यूड क्या होता है कि आप किसी भी चीज़ के बारे में क्या सोचते हो, उसके बारे में आपकी क्या अवधारणा है। ठीक है, इसके बाद है हमारा अगला क्वेश्चन नंबर 12, What type of motive was used to learn a specific behavior in the Thorndike learning experiment on cat? यानी कि जो थॉर्नडाइक का बिल्ली के ऊपर जो उसने एक्सपेरिमेंट किया था, उसमें एक विशिष्ट व्यवहार सीखने के लिए किस प्रकार के अभिप्रेरक का उपयोग किया गया था? बायोलॉजिकल, सोशल, एक्सट्रिंसिक मोटिव या इन्वायरमेंटल मोटिव? तो इसका जो सही उत्तर बनेगा हमारा वो बनेगा एक्सट्रिंसिक मोटिव, क्योंकि उसको जो मोटिव दिया गया था, यानी कि उसको प्रेरणा दी गई थी, वो बाहरी तौर पे दी गई थी। ठीक है, इंटरेंसिक तो थी नहीं। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 13, Which of the following is not an appropriate social behavior characteristics of later childhood children? यानी कि जो उत्तर बाल्यावस्था होती है बच्चों की, उपयुक्त सामाजिक व्यवहार की विशेषता नहीं है। तो यहाँ पर हमारे ऑप्शन दिए गए हैं कोऑपरेशन, सिंपैथी और ईगोसेंट्रिज्म। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा हमारा ईगोसेंट्रिज्म, क्योंकि यहाँ पर बात किसकी की जा रही है, बिहेवियरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एट ए लेटर चाइल्डहुड, यानी कि सामाजिक व्यवहार की बात की जाती है। अगर बच्चे में ईगोसेंट्रिज्म है तो सामाजिक सोशल कैसे होगा? तो ठीक है, इसका जो सही आंसर बनेगा, नोट पूछा गया है तो हमारा जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है डेवलपमेंट इज ए प्रोसेस बिगिन फ्रॉम, कि बच्चे कहाँ, जो डेवलपमेंट है कहाँ से कहाँ तक शुरू होता है। इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा कंसेप्शन टू डेथ। देखिए अब यहाँ पर बच्चे क्या है, कई बार कंफ्यूज होंगे कि बर्थ टू डेथ। जी नहीं, बर्थ है, बर्थ से पहले क्या है, बर्थ तो बच्चे का क्या है 9 महीने के बाद होता है। उसके जो कंसीव का टाइम होता है 9 महीने जो माँ के पेट में रहता है, तब भी उसका डेवलपमेंट है वो कंटिन्यूसली चलता है। ठीक है, इसीलिए कंसेप्शन टू डेथ इसका आंसर आएगा, ना कि बर्थ टू डेथ। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि विच टीचिंग लर्निंग मेथड इज नॉट इंक्लूडेड इन चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, की कौन सा मेथड है जो ये चाइल्ड सेंटर्ड है उसके अंदर काउंट नहीं होता, और जो प्रोग्रेसिव एजुकेशन है उसका पार्ट नहीं है। प्रोजेक्ट मेथड है, इसके अंदर बच्चे इन्वॉल्व होते हैं। चाइल्ड सेंटर्ड मेथड है, प्रॉब्लम सॉल्विंग में क्या होता है, बच्चों को प्रॉब्लम दी जाती है और उनको क्या है, हेल्प दी जाती है टीचर की, लेकिन प्रॉब्लम है वो खुद से बच्चे सोल्व करते हैं, तो चाइल्ड सेंटर्ड है। लेकिन जो लेक्चर मेथड है ना, वो टीचर सेंटर्ड मेथड है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, टीचर आता है, लेक्चर देता है और चला जाता है। ठीक है, एक्सपेरिमेंटल है, उसके अंदर भी चाइल्ड है वो इन्वॉल्व होता है। आपको जब चाइल्ड सेंटर्ड और टीचर सेंटर्ड पे जब भी क्वेश्चन आए ना, तो आपको बस ये देखना है कि दोनों में से उस मेथड के अंदर रोल किसका ज़्यादा है। जैसे प्रोजेक्ट है, बच्चों को आपने प्रोजेक्ट करने के लिए दिया, टीचर तो सिर्फ प्रोजेक्ट देगा, ठीक है, उसको ज़्यादा करने का रोल किसका है सबसे ज़्यादा उसके अंदर, चिल्ड्रन का है, बच्चे का है, तो वो चिल्ड्रन सेंटर्ड है। ठीक है, इसी तरह से प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम सॉल्विंग है, वो भी चिल्ड्रन सेंटर्ड हो गया, क्योंकि बच्चे को सोल्व करनी है, उसके अंदर इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा बच्चे का है तो चाइल्ड सेंटर्ड। अगर टीचर का ज़्यादा रोल है उसके अंदर तो टीचर सेंटर्ड। सिर्फ ये चीज़ समझ लो, तो यहाँ पे आपके जितने भी क्वेश्चन आएंगे ना, टीचर सेंटर्ड या चाइल्ड सेंटर्ड, तो वो आप कर लोगे आराम से। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक मोटिव। एक्सट्रिंसिक यानी कि जो बाहरी नहीं है, नोट पूछा गया है यहाँ पर। तो अप्रूवल, पावर, अचीवमेंट और रेस्ट। इसका हमारा जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा, एक मिनट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एक्सट्रिंसिक मोटिव, कि जो बाहरी अभिप्रेरक नहीं है। तो हमारा जो इसका आंसर है वो है रेस्ट, क्योंकि रेस्ट क्या है, वो इंट्रिंसिक होगी। जब बच्चा थकान महसूस करेगा तो उसको खुद से अंदर से फीलिंग आती है रेस्ट करने की, तो कोई बाहर से ऐसा रेस्ट का है उसका कोई रिलेशन नहीं है। इसका जो सही आंसर बनेगा हमारा 4th नंबर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि विच टीचिंग लर्निंग स्ट्रेटजीज विल बी इम्पोर्टेंट फॉर एन इंक्लूसिव क्लासरूम ऑफ स्टूडेंट्स विद डिफरेंट नीड्स। ऑप्शन दिए गए हैं, मल्टी सेंसरी क्लास टीचिंग, कोऑपरेटिव टीचिंग, पीयर ट्यूटरिंग एंड टीम टीचिंग। तो इसमें क्या है कि इंक्लूसिव क्लासरूम की बात की गई है। तो एक जो इंक्लूसिव क्लासरूम है वो तो कौन सा होता है, जहाँ पर हर टाइप के जो बच्चे हैं वो आते हैं, चाहे वो हमारे
हैंडीकैप बच्चे हों, नॉर्मल बच्चे हों, गिफ्टेड बच्चे हों, किसी भी प्रकार के बच्चे वो सारे इन्वॉल्व होते हैं। तो हमारे क्या है, मल्टी सेंसरी टीचिंग होनी चाहिए, कोऑपरेटिव होनी चाहिए, पीयर ट्यूटरिंग होनी चाहिए और टीम टीचिंग भी होनी चाहिए। चारों के चारों क्या है, हमारे पॉजिटिव हैं और हमारा पॉजिटिव ही पूछा गया है, कहीं पर भी नोट नहीं लिखा हुआ। तो हमारा इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 18। Which of the following educational arrangement should be made for a talented students? यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जो टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बात की जा रही है। देखो जो एक्सेलरेशन है वो इसका हमारा आंसर बनेगा फर्स्ट, क्योंकि जो टैलेंटेड बच्चे होते हैं उनके लिए एक्सेलरेशन होता है। रेमेडियल जो टीचिंग होती है ना, उपचारात्मक, वो हमारे स्पेशल जो बच्चे होते हैं या जो हैंडीकैप बच्चे जिसको हम बोलते हैं उनके लिए की जाती है। रीडिंग प्रैक्टिस को करेंगे, यानी कि बार बार जो चीज़ मेमोराइजेशन करवाई जाती है, रटवाई जाती है, वो भी हमारे जो स्लो लर्नर होते हैं उनके लिए होती है। स्पीच थेरेपी किन के लिए, जिनको बोलने में दिक्कत होती है, यानी कि जो डिसलेक्सिया होते हैं जिन बच्चों को, उनके लिए स्पीच थेरेपी होती है। तो जो टैलेंटेड बच्चे हैं उनके लिए आएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है हमारा 19। अकॉर्डिंग टू द वाइगोत्स्की द स्पीच विच इज डायरेक्टेड टू द सेल्फ दैट इज नोन एज, कि जो स्पीच खुद के लिए, मतलब क्या है, वाइगोत्स्की ने बताया है भाषण जो स्वयं की ओर निर्देशित हो, कहलाता है सोशल स्पीच, प्राइवेट, एक्सटर्नल या फिर इंटरेक्शन। तो इसका जो सही उत्तर बनेगा वो बनेगा प्राइवेट स्पीच। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि which psychologist rendered the concept of objective permanence in the cognitive development theory? आपने कोग्निटिव पियाजे की जो कोग्निटिव डेवलपमेंट थ्योरी है वो पढ़ी होगी, उसके अंदर जो ऑब्जेक्टिव परमानेंस की बात करते हैं ना, वो पियाजे करते हैं। एक और टर्म आती है यहाँ पर एनिमिज्म, उसके बारे में भी पियाजे वही बात करते हैं। एक और टर्म आती है हमारी कंजर्वेशन। तो ये जो कुछ टर्म्स हैं हमारी जिनके बारे में पियाजे हैं वो बताते हैं। तो ऑब्जेक्टिव परमानेंस होती क्या है एक्चुअल में, कि जब बच्चा सेंसरी मोटर स्टेज में होता है ना, यानी कि 0 से 2 साल की एज में होता है, तो बच्चे के अंदर क्या है, लगभग 18 महीने 18 मंथ के आसपास बच्चे के अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंसी आ जाती है। इससे पहले क्या होता है कि अगर बच्चे के सामने से कोई भी आपने ऑब्जेक्ट है उसको हटा दिया तो बच्चे को लगता है कि वो इस दुनिया से गायब हो गई है, ठीक है, तो बच्चा उसको क्या है, ढूंढना बंद कर देता है। लेकिन जैसे जैसे वो 18 महीने के आसपास का होता है, तो आप उसके सामने से कोई भी ऑब्जेक्ट है उसको हटाओगे तो वो उसको ढूंढेगा, उसको ढूंढने की कोशिश करेगा, क्योंकि उसको पता है कि वो चीज़ है वो गायब नहीं हुई है, उसको सिर्फ छिपा दिया गया है। ये होती है हमारी ऑब्जेक्ट परमानेंसी। वो ये जो टर्म दी थी वो दी थी पियाजे ने। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, द satisfactory effect of a task affects the learning of the task. Who proposed this law of learning? कि किसी कार्य को का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य के सीखने को प्रभावित करता है, ये है किसने कहा था? ऑप्शन दिए गए हैं पेवलोव, थॉर्नडाइक, स्किनर और वाटसन। जो पेवलोव है इसकी आपने थ्योरी है वो पढ़ी है, ठीक है। क्या है कि किसी कार्य का संतोषजनक प्रभाव उस कार्य को सीखने के प्रभाव पर बल देता है। संतोषजनक प्रभाव, जैसे कि आपने जो पेवलोव है उसका एक्सपेरिमेंट पढ़ा है कि जब बैल बजती है तो डॉग है उसको खाना मिलता है, ठीक है। तो उसका क्या है, जब उसको खाना मिलता है तो उसका पेट भरता है, यानी कि उसका संतोषजनक प्रभाव है, तो वो क्या सीख जाता है कि जब बैल बजेगी तभी उसको खाना मिलेगा, ठीक है। तो ये हमारा दिया था पेवलोव ने। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट इन द कंटेक्स्ट ऑफ डेवलपमेंट, की डेवलपमेंट है उसके बारे में कौन सा जो कंटेक्स्ट है, जो संदर्भ है वो सही नहीं है, यानी कि हमें जो गलत है उसको चूज करना है। ऑप्शन दिए गए हैं डेवलपमेंट्स इन्वॉल्व्स फंक्शनल चेंज, बच्चे डेवलपमेंट है उसके अंदर फंक्शनल चेंज होते हैं, ठीक है। डेवलपमेंटल पैटर्न इज प्रेडिक्टेबल, ठीक है, डेवलपमेंट है उसको क्या है हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, यानी कि पूर्वानुमान लगा सकते हैं। ऑल चिल्ड्रन डेवलप द सेम, ये चीज़ गलत है कि सभी बच्चे एक के साथ डेवलप होते हैं, नहीं। डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम जनरल टू स्पेसिफिक, इसका जो थर्ड है वो आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट इंडिकेट द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पेस्ड मेथड्स ऑफ लर्निंग, कि जो निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं कर।
तो सबसे पहले तो एक बार ये जान लेते हैं कि जो स्पेस मेथड है वो होता क्या है। इसके अंदर क्या होता है कि बच्चे को सबसे पहले क्या है, एक क्लास बच्चे को लर्निंग कराई, इसके बाद है उसको स्पेस दे दिया, यानी कि उसको खाली टाइम है वो दिया गया, फिर से उसकी लर्निंग कराई गई, फिर से उसको स्पेस दिया गया, फिर से लर्निंग और फिर से स्पेस, यानी कि बच्चे को क्या है बीच में गैप दिया जाता है, कंटिन्यूसली लर्निंग नहीं होती है। ठीक है, इसको हम बोलते हैं स्पेस लर्निंग। एक दूसरी होती है जिसके अंदर क्या होती है, जिसको हम बोलते हैं मास्ड प्रैक्टिस या मास्ड लर्निंग। उसके अंदर क्या है, बच्चे को सबसे पहले तो क्या है फ्री छोड़ दिया, बिल्कुल फ्री फ्री फ्री। इसके बाद क्या है कंटिन्यूसली उसको लर्निंग कराई लर्निंग कराई लर्निंग कराई। ठीक है, इसको हम बोलते हैं मास्ड मेथड। और जिसके अंदर बीच में हम फ्री छोड़ते हैं, एक बार लर्निंग एक बार फ्री, एक बार लर्निंग एक बार फ्री, इसको हम बोलते हैं स्पेस्ड मेथड। ठीक है, अब हम इस क्वेश्चन है इसको कर लेते हैं एक बार कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सीखने की विराम विधि के महत्व को इंगित नहीं करता। ऑप्शन क्या है, नहीं यहाँ पर नहीं पूछा गया है, तो हमें क्या है नेगेटिव चीज है उसको ढूंढना है। तो लर्निंग डजंट गेट टायर्ड, कि सीखने में थकान नहीं होती, ये इसका क्या है पॉजिटिव है, इसी को बताता है। ठीक है, स्मृति चिन्ह समेकित नहीं है, यानी कि मेमोरी ट्रेस नॉट कंसोलिडेटेड, ये हमारा इसमें नहीं आएगा। सीखने में अभिरुचि बनी रहती है, ठीक है, और मानसिक उपता भी नहीं होती। तो तीनों हमारे पॉजिटिव है, लेकिन नेगेटिव क्या है हमारा सेकंड। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। इसके बाद है हमारा 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फॉर्म ऑफ ऐसे टाइप क्वेश्चन। ऐसे टाइप क्वेश्चन है उसका हमारी कौन सी फॉर्म नहीं है। ऑप्शन दिए गए हैं डिस्क्रिप्टिव, एनालिटिकल, रिकॉग्निशन और क्रिटिकल। तो इसमें क्या पूछा गया है कि हमारा ऐसे टाइप है उसकी नहीं है। जो डिस्क्रिप्टिव है होता है उसके अंदर भी क्या है, आपने देखा होगा जो क्वेश्चन कई बार शॉर्ट फॉर्म में पूछे या लॉन्ग में, तो क्या होता है डिस्क्राइब दी कंसेप्ट ऑफ, जैसे पूछ लिया गया कि कोग्निटिव डेवलपमेंट, तो क्या है हमारा ऐसे टाइप क्वेश्चन बनता है। एनालिटिकल में क्या होता है एनालाइज करना चीज़ों को, ये भी हमारा ऐसे टाइप बनेगा। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा क्रिटिकल, तो इसमें क्या क्रिटिकल इवेल्युएशन करवा लिया किसी भी चीज़ का, तो वो भी ऐसे टाइप में चला जाता है। लेकिन जो रिकॉग्निशन होते हैं ना किसी चीज़ की पहचान करना, ये हमारा ऐसे टाइप में नहीं होता। तो इसका जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि इन विच लर्निंग डिसेबिलिटी द फॉलोइंग इंटरवेंशन प्रोग्राम्स आर सजेस्टेड, कि कौन सी डिसेबिलिटीज के अंदर ये दो जो प्रोग्राम दिए गए हैं हमारे ये सजेस्ट किए जाते हैं। सबसे पहले है एफर्ट्स फॉर द लिंग्विस्टिक कॉम्प्रिहेंशन, यानी कि भाषाई समझ के लिए प्रयास, और दूसरा है ड्रिल फॉर स्पेलिंग करेक्शन, यानी कि वर्तनी सुधार के लिए अभ्यास। तो इस और नीचे हमारे क्या है ऑप्शन दिए गए हैं डिसलेक्सिया, डिसमैग्नीसिया, डिस्ग्राफिया और डिसकैल्कुलिया। तो हमारा इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा डिसलेक्सिया, क्योंकि क्या है डिसमैग्नीसिया तो कोई होती ही नहीं है, डिस्ग्राफिया इसके अंदर राइटिंग से संबंधित होती है, और डिसकैल्कुलिया जो होती है वो हमारी कैलकुलेशन से रिलेटेड होती है। ठीक है, तो इसके अंदर क्या है हमारी, आप यहाँ देखिए भाषाई समझ और बोलने में, यानी कि जो पढ़ने हैं उसमें सुधार की बात की जा रही है, तो ये हमारा इसका जो आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसके बाद हमारा अगला प्रश्न, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द लर्निंग, जो लर्निंग है अधिगम के बारे में कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, नोट पूछा गया है। लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर थ्रू प्रैक्टिस, ठीक है, लर्निंग ओकर्स एज ए रिजल्ट ऑफ एक्सपीरियंस, लर्निंग इज रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर, एंड लर्निंग इज ए चेंज इन बिहेवियर ड्यू टू मैच्योरिटी। तो हमारा जो ऑप्शन नंबर 4 है ये लर्निंग से संबंधित नहीं है, क्योंकि ये क्या कह रहा है कि जैसे जैसे मैच्योरिटी आएगी ना वो लर्निंग अपने आप होती जाएगी, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो लर्निंग होती है वो हमें सीखनी पड़ती है, एक्वायर करनी पड़ती है, तो इसके अंदर क्या प्रैक्टिस का रोल होता है। ठीक है, जो हम एक्सपीरियंस होते हैं हमारे अनुभव हैं उसके बेस पर हमारी लर्निंग होती है, और हमारा क्या होता है मेन लर्निंग क्या है कि परमानेंट चेंज इन द बिहेवियर। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न 27 कि ए चाइल्ड हैज़ टू लर्न ए लेसन बाय डिवाइडिंग इट इन सेवरल सेक्शन, यानी कि कोई लेसन है काफ़ी बड़ा है उसको पर्टिकुलर छोटे छोटे सेक्शन है उसके अंदर डिवाइड करके एक बच्चा है उसको पढ़ना चाहिए। उसको पढ़ने के लिए क्या है कन्वेंस है। इसमें क्या है विच इज दिस मेथड ऑफ लर्निंग, तो ये मेथड है ये क्या कहलाता है, होल मेथड, मास मेथड, पार्ट मेथड या इंसिडेंटल मेथड। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा पार्ट मेथड, क्योंकि क्या है कि बड़ी चीज़ है उसको छोटे छोटे भाग है उसके अंदर डिवाइड करके बना रहा है। इंसिडेंटल मेथड क्या होता है जहाँ पर बच्चा क्या है एकदम से कोई भी चीज़ है उसको सीखना नहीं चाह रहा, लेकिन क्या है कि आकस्मिक एकदम से उसको क्या है सीख लेता है। ठीक है, होल मेथड आपको पता है जिसके अंदर सारी की सारी चीज़ें उसको इंक्लूड करते हैं हम। मास्ट मेथड में जैसे अभी बताया था कि पहले फ्री 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 और उसके बाद क्या है करते हैं
कंटिन्यूसली लर्निंग। इसका जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा थर्ड। इसके बाद अगला हमारा कि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, दिस कंसेप्ट इज कॉइन्ड बाय साइकोलॉजिस्ट। तो ये हमारा जो लेव वाइगोत्स्की है इनका कंसेप्ट है, क्योंकि जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट क्या है कि इनकी जोन ऑफ वाइगोत्स्की का कंसेप्ट है। ये होता है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बाद है हमारा ये होता है हमारा जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट। ये जो होता है ये होता है हमारा जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। यहाँ पर क्या होता है जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, तो क्या होता है कि जहाँ पर बच्चे को किसी भी कंसेप्ट की फुल नॉलेज है और वो उस प्रॉब्लम को सोल्व कर लेगा बिना किसी भी एक्सटर्नली हेल्प के, यानी कि यहाँ पर ना तो उसको किसी अपने बड़े भाई बहन की ज़रूरत है, ना ही टीचर की और ना ही पेरेंट्स की है। जैसे कि बच्चा है उसको काउंटिंग आ गई 1 to 50, ठीक है, तो इसको वो अपने आप कर लेगा, लिख लेगा, चाहे सुना देगा, मतलब इसके अंदर वो माहिर है, ठीक है। लेकिन इसके बाद जैसे ही वो बड़ा हुआ, यानी कि वो UKG क्लास में गया या उससे बड़ी क्लास में गया, यानी कि जहाँ पर मल्टीप्लिकेशन एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन ये चीज़ें आ गई, तो ये चीज़ें बच्चे को सीखने के लिए किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर हेल्प क्या है, उसका टीचर है वो भी कर सकता है, उसके पेरेंट्स भी कर सकते हैं, उसके जो सिबलिंग है वो भी कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ होती है ना, इसको हम बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, कि जहाँ पर बच्चा उस प्रॉब्लम को सोल्व तो कर लेगा लेकिन किसी की हेल्प से, ठीक है, तो इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। एक दो टर्म और आती हैं यहाँ पर, MKO यानी कि मोर नॉलेजेबल अदर। वो टर्म भी इसी से बनती है कि जहाँ पर जैसे यहाँ पर जो बच्चा है उसने टीचर की हेल्प से मल्टीप्लिकेशन एडिशन सीख लिया, तो यहाँ पर जो MKO होगा ना, मोर नॉलेजेबल अदर, वो टीचर होगा, ठीक है। और ये जो टेम्परेरी सपोर्ट, एक और टर्म आती है यहाँ पर, स्कैफोल्डिंग। स्कैफोल्डिंग क्या होता है कि इनके यहाँ पर जो टेम्परेरी सपोर्ट किसी भी टीचर ने दिया है, पेरेंट्स ने दिया है, सिबलिंग ने दिया है, फ्रेंड्स ने दिया है, किसी ने भी जो ये टेम्परेरी सपोर्ट दिया है ना इसको, जैसे ये चीज़ सीखने में, उस टेम्परेरी सपोर्ट है उसको हम बोलते हैं स्कैफोल्डिंग। तो जब भी वाइगोत्स्की है का नाम आता है तो यहाँ पर आपको ये 4 टर्म जरूर याद कर लेनी है, MKO, जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट और स्कैफोल्डिंग। इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आइए अब अगला क्वेश्चन है उसको हम देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू गैगने लर्निंग मॉडल, विच टाइप ऑफ लर्निंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड बिफोर एनी कंसेप्ट लर्निंग। जो गैगने है ना, गैगने ने 9 लेवल्स दिए हैं, आपको उन 9 लेवल्स को याद करना है, इससे क्वेश्चन बनता ही बनता है, ठीक है। वो 9 लेवल कौन कौन से? सबसे पहले तो आती है इसके अंदर साइन लर्निंग, साइन लर्निंग। इसके बाद आती है SR लर्निंग यानी कि स्टिमुलस रिस्पॉन्स लर्निंग। इसके बाद आएगी चेनिंग। इसके बाद आती है हमारी वर्बल एसोसिएशन। इसके बाद आता है हमारा डिस्क्रिमिनेशन। इसके बाद आती है कंसेप्ट लर्निंग। इसके बाद आती है रूल लर्निंग और सबसे लास्ट में आती है प्रॉब्लम सॉल्विंग, ठीक है। और ये जो सीरीज चलती है ना, ये यहाँ से यहाँ तक चलती है, यानी कि फर्स्ट ये है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ, एट्थ। तो इनसे हमारे क्या है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे कि यहाँ पर पूछा गया है कि गैगने का जो लर्निंग मॉडल है, इसके अकॉर्डिंग विच टाइप ऑफ लर्निंग विल नॉट बी रिक्वायर्ड बिफोर एनी कंसेप्ट लर्निंग, यानी कि जो कंसेप्ट लर्निंग है ये है, ठीक है। इससे पहले हमें कौन सी टाइप की लर्निंग है वो रिक्वायर्ड नहीं है, तो हमें क्या है जो इससे ऊपर होगी वो इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं होगी, जो नीचे वाली है वो सारे की सारी इसके अंदर होगी। तो इसके अंदर आप देखो जो चेन लर्निंग है वो भी इसके अंदर है, जो रूल लर्निंग है वो ऊपर है, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर बनेगा वो ऑप्शन नंबर सेकेंड। साइन लर्निंग, डिस्क्रिमिनेशन लर्निंग, ये सारे की सारे आप देखेंगे तो नीचे आ रही हैं, ठीक है। तो कौन सी इंक्लूड इसके अंदर रिक्वायर्ड नहीं है कंसेप्ट के लिए, कंसेप्ट तक पहुंचने के लिए ये सारे स्टेप होने जरूरी है, ठीक है। रूल इससे ऊपर है, तो इसका हमारा जो सही आंसर बनेगा वो होगा ऑप्शन नंबर सेकेंड। इसके बाद है हमारा अगला प्रश्न, नब्बे से 110 रेंज का IQ रिप्रेजेंट विच इंटेलेक्चुअल कैटेगरी। जो IQ है ना उसकी जो डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं,
अगर किसी बच्चे का जो IQ लेवल है वो 90 से 110 तक का है, रेंज का है, तो कौन सी कैटेगरी के अंदर वो काउंट होगा, एवरेज, बिलो एवरेज, अबव एवरेज या फिर सुपर। सो जो 90 से 110 के बीच में होते हैं वो होते हैं हमारे एवरेज कैटेगरी में। ठीक है, सो ये थी हमारी आज की क्लास। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, जिसके अंदर हम 2022 की जो क्वेश्चन पेपर होंगे PYQ CDP से संबंधित वो करेंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें, चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।